बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अज़ीज़ बच्चों, आज हमने जिस आर्टिकल को डिस्कस करना है वो है रीनल फेलर। फेलर का मतलब होता है नाकामी, और रीनल जो है ये टर्मिनोलॉजिकली गुर्दे के मुतालिक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। तो रीनल फेलर का बेटा मजमूई मतलब ये हुआ कि गुर्दे की अपने काम में नाकामी, गुर्दे का अपना फेल सरंजाम ना दे सकना रीनल फेलर कहलाता है। और रीनल फेलर बेटा कब होता है? दी डिस्ट्रक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की तबाही, नेफ्रॉन का ख़राब हो जाना, पर्टिकुलरली द ग्लोमेरुलर पार्ट। ग्लोमेरुलर पार्ट बेटा क्या होता है? आप जानते हैं ग्लोमेरुलस होता है हमारे नेफ्रॉन में, और उसी को ग्लोमेरुलर पार्ट कहते हैं। अगर ये पार्ट जो है नेफ्रॉन का तबाह हो जाए, ख़राब हो जाए इन्फेक्शन की वजह से या किसी और वजह से, तो हम समझते हैं कि नेफ्रॉन सारा तबाह हो गया। उसकी बेटा वजह ये है कि जब ग्लोमेरुलस तबाह हो जाएगा, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। जब फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी तो नेफ्रॉन को जब बेकार मादे मिलेंगे ही नहीं तो वो पेशाब की सूरत में कैसे बाहर निकालेगा? तो ग्लोमेरुलस का तबाह हो जाना फिल्ट्रेशन में नाकामी का सबब बनता है, और फिल्ट्रेशन में नाकामी जो है गुर्दे के फेल में नाकामी का सबब बनती है। तो इसको हम रीनल फेलर कहते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेफ्रॉन पर्टिकुलरली द ग्लोमेरुलर पार्ट ड्यू टू। अच्छा, क्यों ये रीनल फेलर होता क्यों बेटा? वो कहते हैं ड्यू टू वेरियस पैथोलॉजिकल। बेटा पैथोजन किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो जानदारों में बीमारी फैलाने का सबब बने। पैथोजन इज एनी एजेंट, एनी ऑर्गेनिज्म दैट काजेज डिजीजेज इन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड पैथोजन। तो पैथोजन जो है उसकी वजह से होने वाला इन्फेक्शन या फिर किसी केमिकल के इस्तेमाल की वजह से, किसी केमिकल के साइड इफेक्ट की वजह से भी गुर्दा ख़राब हो जाता है। आपने बेटा अक्सर अद्वियात पे देखा होगा कि एक्सपायरी डेट के बाद अगर आप अद्वियात को यूज़ करते हो तो गुर्दा जो है वो आपके गुर्दा तबाह हो सकता है, आपके गुर्दे तबाह हो सकते हैं, नाकारा हो सकते हैं। या फिर बाज़ औक़ात हम कोई जहरीली चीज़ खा लेते हैं, बाज़ औक़ात जहरीली चीज़ निगल लेते हैं, जहर खा लेते हैं, या मुसलसल ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये केमिकल्स भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन के तौर पर हमारे गुर्दों को तबाह कर देते हैं। तो गुर्दों को दो वजह से नाकामी का सामना हो सकता है। रीनल फेलर की दो वजूहात हो सकती हैं: कोई बीमारी काज करने वाला एजेंट, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, उसकी वजह से होने वाला इन्फेक्शन, चोट की वजह से होने वाला इन्फेक्शन, या फिर केमिकल्स के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, अद्वियात के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, या बाकी दूसरे केमिकल्स के ज़्यादा इस्तेमाल के साइड इफ़ेक्ट से भी गुर्दे की ख़राबी का सामना हमें करना पड़ सकता है। अच्छा बेटा, जब गुर्दा ख़राब हो जाएगा, गुर्दे का ग्लोमेरुलस ख़राब हो जाएगा, तो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। जब फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी, ब्लड की सफाई नहीं होगी, तो क्या होगा? दिस काजेज इंक्रीज्ड प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया। ये ब्लड प्लाज्मा में यूरिया का लेवल बढ़ा देगा। जब यूरिया खारिज ही नहीं होगा भाई, पेशाब के साथ ग्लोमेरुलस से फिल्टर ही नहीं होगा, तो बेटा उसने ब्लड में ही इकट्ठे होना है ना, ब्लड प्लाज्मा में ही इकट्ठे होना है। तो इसलिए वो कहता है दिस काजेज इंक्रीज्ड प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजिनस वेस्ट। यूरिया भी खारिज नहीं होगा, और यूरिया के अलावा बनने वाले बाकी नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे कि क्रिएटिन आयन, ठीक है, ज़ैंथेन, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट भी खारिज नहीं होंगे और ब्लड प्लाज्मा में इकट्ठे होते रहेंगे, अक्यूमुलेट होते रहेंगे। फिर जब बेटा ब्लड प्लाज्मा जो है वो यूरिया से फुल हो जाएगा, यूरिया से भर जाएगा, तो यूरिया रिटेंशन विल काज हाइपरटेंशन एंड अनीमिया। ये ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से हमें खून की कमी का सामना करना पड़ सकता है, यानी अनीमिया का सामना करना पड़ सकता है, और हमें ब्लड प्रेशर की हाई रहने की शिकायत भी हो सकती है। तो रीनल फेलर से दो नुकसानात हुए बेटा, एक तो हमारे प्लाज्मा में यूरिया की मिकदार बढ़ गई, और दूसरा हमें ब्लड प्रेशर की ज्यादती का और खून की कमी का सामना करना पड़ गया।
अब बेटा रीनल फेलर भी हो चुका, ब्लड में यूरिया की मिकदार भी बढ़ चुकी, तो अब हमें करना क्या है, हम इससे निपटेंगे कैसे, इसका इलाज क्या है। तो इसके लिए फिर बेटा वी विल हैव टू गो थ्रू डायलिसिस, हमें डायलिसिस जो है करवाना पड़ेगी। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस इज द आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड फॉर यूरिया। यूरिया को जिस्म से या आप कह लीजिए ब्लड से आर्टिफिशियली रिमूव करना डायलिसिस कहलाता है। अब बेटा डायलिसिस दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस, अगर आप ये बेटा डायग्राम देख सकें, एक हमारे पास हीमोडायलिसिस है और दूसरी हमारे पास है पेरिटोनियल डायलिसिस। ये जो हीमोडायलिसिस है, हीम बेटा ब्लड से निकला है, हीम शो करता है ब्लड को, तो ब्लड के जरिए डायलिसिस और फिर पेरिटोनियल डायलिसिस। आइए दोनों को बेटा वक्तन फवक्तन देखते हैं हम। ये हमारे पास हीमोडायलिसिस है। हीमोडायलिसिस ये बेटा जो डायग्राम है ये एक डायलाइजर को शो करती है। डायलाइजर एक ऐसी मशीन है जिसके जरिए डायलिसिस होती है। हीमोडायलिसिस करवाने के लिए हमें एक मशीन चाहिए होती है जिसे हम डायलाइजर कहते हैं। डायलाइजर असल में आप कह लें एक किडनी का ही काम करता है, इसलिए हम इसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। अच्छा बेटा ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये डायलाइजर की मुकम्मल डायग्राम नहीं है, लेकिन इस डायग्राम को देखकर आप ये समझ जाएंगे कि एक डायलाइजर जो है वो किस आप कह लें असूल पर काम करता है। आप अपनी फ्रिज को उठ के देखें ज़रा बेटा, आपकी फ्रिज के पीछे एक जाल बुना हुआ है पाइपों का, पाइपिंग हो गई है। वो पाइपिंग जो है बेटा उसी तरह की एक पाइपिंग डायलाइजर मशीन में भी होती है। ये जो बेटा आप देखिए मैंने एक पाइप बनाया है जो कि कर्वेशियस भी है, लेकिन आप गौर करें बेटा अगर, तो इस पाइप के दरमियान में मैंने ब्लू कलर से भी डॉटेड लाइन लगाई है। पाइप रेड कलर से शो किया है, लेकिन पाइप को दरमियान से डिवाइड कर दिया है ब्लू कलर जो है डॉट्स लगा के बेटा। ये एक पाइप है जो कि कर्वेशियस है, कई बल खाए हुए है, और इसको अंदर से बेटा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए डिवाइड कर दिया गया है। ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये वाले बेटा ये एक्चुअली ये हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करते हैं। पाइप के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के पाइप को अंदर से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। होता क्या है बेटा, हम मरीज की आर्टरी को जोड़ देते हैं इस पाइप के साथ। ये देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, ब्लड फ्रॉम आर्टरी, ठीक है, उसको इस पाइप के साथ ज्वाइन कर दिया। अब ब्लड जो है बेटा यहां से आना शुरू होगा और पाइप की इस साइड, सेमी परमिएबल की इस साइड पर मूव करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, ठीक। और बेटा अब आ जाएं इस साइड पे, ये मैंने लगाया है एक टैंक जिसको हम कहते हैं फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड पंप टैंक। ये एक टैंक है बेटा जिसमें फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है। उसको हम इस फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड को यहां से पुश कर देते हैं पाइप में। अब जब यहां से डायलिसिस फ्लूइड इधर को जा रहा है बेटा और ब्लड जो है वो यहां से इधर को जा रहा है, डायलाइजर फ्लूइड यानी डायलिसिस फ्लूइड और ब्लड की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट फ्लो कर रहे हैं एक दूसरे के। और आप जानते हैं जब चीजें अपोजिट फ्लो करती हैं तो ट्रांसफर रेट मैक्सिमम हो जाता है। अगर आप काउंटर करंट मल्टीप्लायर को जरा देखें, ये मल्टीप्लायर तो नहीं है लेकिन ये काउंटर करंट जरूर है बेटा। एक सिमत से बेटा जा रहा है डायलाइजर फ्लूइड और दूसरी सिमत से आ रहा है ब्लड, तो दोनों एक दूसरे के मुतबादल गुजर रहे हैं, एक दूसरे के मुखालिफ गुजर रहे हैं, और दरमियान में लगी हुई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बेटा ये जो ब्लड गुजर रहा है उसमें पानी भी ज़्यादा है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी ज़्यादा है, तो ब्लड से ज़्यादा पानी होने की वजह से और ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट होने की वजह से वो आ जाएंगे डायलाइजर फ्लूइड में, जो कि ब्लड के साथ साथ अपोजिट फ्लो कर रहा है। ब्लड में पानी की ज्यादती है तो पानी ज़्यादा से कम इर्तिकाज की तरफ जाएगा,
ब्लड में यूरिया की ज्यादती है, बाकी नाइट्रोजनस वेस्ट की ज्यादती है, तो ब्लड से यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट वो भी डायलाइजर फ्लूइड में चले जाएंगे। अब बेटा आपने देखा कि डायलाइजर फ्लूइड हमने यहां से डाला था, ये मूव करता करता अपने साथ ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट लेते लेते यहां तक पहुंचा है और गंदा हो चुका है। इस गंदे वेस्ट डायलाइजिंग फ्लूइड को हम बाहर निकाल लेते हैं और नया डायलाइजर फ्लूइड पंप कर देते हैं। ऐसे ही इसके अपोजिट देखें, ब्लड यहां से गुजरता 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 साफ हो गया। साफ होने के बाद उसको हम मरीज की वेन में लगा देते हैं। आर्टरी से लिया, वेन में लगा दिया, यानी जिस्म से एक साइड से आता जा रहा है और डायलाइजर फ्लूइड से गुजर कर साफ होकर वेन में दोबारा जिस्म में डाल दिया जाता है। बेटा ये है आपकी हीमोडायलिसिस, जो कि डायलाइजर के जरिए होती है। डायलाइजर एक आर्टिफिशियल किडनी के तौर पर काम करता है। बेटा एक तरफ से आर्टरी से ब्लड आता है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एक तरफ गुजरता चला जाता है और अपने वेस्ट मटेरियल डायलाइजर फ्लूइड को देता चला जाता है। और गुजरता हुआ डायलाइजर फ्लूइड जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो एंड पर बेटा जो है बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो साफ नहीं रहता। अब नया साफ डायलाइजिंग फ्लूइड डाल दिया जाता है। ये है बेटा हीमोडायलिसिस, जिसके जरिए मरीज जो है वो अपने ब्लड को आर्टिफिशियली यूरिया से पाक कर लेते हैं, यूरिया से साफ कर लेते हैं। और ये बेटा हॉस्पिटल्स में जो है वकू पजीर होता है ये फिनोमेना, ये काम हॉस्पिटल्स में होता है और इस काम को हफ्ते में 2 से 3 बार जो है वो करवाना पड़ सकता है मरीज की कंडीशन के मुताबिक। और पेरिटोनियल डायलिसिस पे आते हैं बेटा। हमारे पेट में कैविटी होती है, उसे हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी, या उसे आप पेरिटोनियम कैविटी भी कह सकते हो बेटा। हमारे पेट में कैविटी है, क्या नाम है? पेरिटोनियल कैविटी। उस पेरिटोनियल, ये नीला कलर जो आप सर्कल देख रहे हो बेटा, ये पेरिटोनियल कैविटी को जो है वो शो कर रहा है। और अंदर जो रेड कलर से मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, ये इसके अंदर एक झिल्ली लगी हुई है बेटा, एक मेम्ब्रेन लगी हुई है। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक झिल्ली लगी हुई है, एक मेम्ब्रेन लगी हुई है। उस मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा कैपिलरीज लगी हुई हैं। अब बेटा कैपिलरीज बहुत ज्यादा लगी हुई हैं, तो आप बाहर से पेट में सुराख करते हो, पेट में एक पाइप डालते हो जिसे आप कहते हो कैथीटर। ये जो बेटा कैथीटर है, इस कैथीटर के जरिए डायलाइजिंग फ्लूइड पेट के अंदर पुश कर दिया जाता है, जैसे इंजेक्शन पुश करते हैं। अब इस कैथीटर के जरिए डायलाइजर फ्लूइड चला गया पेरिटोनियल कैविटी में, और एक्चुअली कहाँ गया है? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन में। अब ये जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है बेटा, इसमें आप कह ले कि कैपिलरीज मौजूद हैं और कैपिलरीज में जो है ब्लड मौजूद होता है। और आप जानते हैं कैपिलरीज की दीवारें इतनी बारीक हैं कि इनसे मादा जात अंदर भी चले जाते हैं, बाहर भी आ जाते हैं। तो अब जो मरीज है उसके ब्लड में पानी और यूरिया की मिकदार ज़्यादा है, तो कैपिलरीज से पानी और यूरिया जो है बेटा वो इस डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा। अब इस डायलाइजिंग फ्लूइड को हम जैसे इंजेक्शन को बाहर खींच लेते हैं, ठीक है। इंजेक्शन आप जानते हैं वायल से जैसे भरा जाता है, आपने देखा होगा डॉक्टर को जब वो इंजेक्शन भर रहा होता है, तो वो ये जो आप कह लीजिए ये हिस्सा है इंजेक्शन का, इसको पीछे को वैक्यूम के जरिए खींच लेता है। तो ऐसे ही बेटा ये जो डायलिसिस फ्लूइड हमने पुश किया था, अब इसमें वेस्ट मटेरियल भर चुके हैं, ये गंदा हो चुका है, तो इसको हम वापस बाहर खींच लेंगे और बाहर डिस्पोज कर देंगे। तो पेरिटोनियल डायलिसिस जो है बेटा, ये हमारे पेट में एक कैविटी जिसे आप पेरिटोनियल कैविटी कहते हो, और उस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन भी कह सकते हो बेटा। तो उस मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज हैं। हमने कैथीटर के ज़रिए पेट में डाल दिया डायलाइजर फ्लूइड, डायलिसिस फ्लूइड। उस फ्लूइड में कैपिलरीज से यूरिया और पानी आ गए। आपने उस जो है वेस्ट डायलिसिस फ्लूइड जो कि गंदा हो चुका है उसको बाहर निकाल लिया। तो यूं पेरिटोनियल डायलिसिस जो है घर में भी बेटा आप कर सकते हैं, और ये दिन में बार बार करना पड़ सकती है। ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। आखिरी बात जो आज हमने करनी है
कि बाज़ औक़ात गुर्दा जो है मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाता है। एंड स्टेज ऑफ डिजीज़ ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड यूरीमिया। इस एंड स्टेज को, जब गुर्दा मुकम्मल तौर पर नाकारा हो जाता है, उस स्टेज को हम कहते हैं यूरीमिया। और बेटा अब फिर हमें क्या करना पड़ता है, अब एक ही हल बाकी बचता है कि हमें किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ती है किसी डोनर से जो कि सेहतमंद हो और उसके किडनी के टिश्यूज़ की तरकीब भी आपके किडनी के टिश्यू की तरकीब से मिलती हो। उससे हम गुर्दा लें, उस गुर्दे को सर्जरी के साथ पुराना गुर्दा, ख़राब गुर्दा निकाल कर नया गुर्दा लगवा लें, तो इसे हम ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी कहते हैं या किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये वाहिद हल है फिर जो कि बचता है मरीज़ के इलाज के लिए। उम्मीद है बेटा आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब पर जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर कोई भी सवाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।